जी, तो आज हम बात करेंगे मर्दों के हकूक़ के हवाले से और मर्दानगी के मसाइल और मर्दों के मसाइल के हवाले से। ये बातें आम तौर पे हमारे मुआशरे में पहले हुई नहीं इतनी ज़्यादा, और अगर कभी हुई भी तो इतने भोंडे तरीके से हुई कि औरतें क्या तो मर्द क्या, हम सारे ही शर्मिंदा थे उस पे। लेकिन लेकिन ज़रूरी है कि इन बातों को हम ज़रा खुला के करें। आज हम ये एक सीरीज़ में वीडियोस की रिकॉर्ड करूँगा। ये पहला उसका हिस्सा है जो जिसमें हम एक ओवरव्यू सा, एक जायज़ा सा लेंगे कि क्या-क्या मेन एरियाज़ हैं जिन पे अभी तक बात या नहीं हुई या ना होने के बराबर हुई है, जिनको हमें एटलीस्ट कन्वर्सेशन ओपन करने की ज़रूरत है। उसके बाद में एक-एक वीडियो करके उन स्पेसिफिक एरियाज़ की ज़रा गहराई में जाएँगे, उनको चीज़ों को टटोलेंगे, फपोलेंगे, उसको उसको या एक्सप्लोर करेंगे, उन एरियाज़ को खोलेंगे उनको। सो वो बाद में होगा। आज का ज़रा ओवरव्यू है, जिसमें इंट्रोडक्शन के मेन एरियाज़ हैं कौन से। मुझे किसी ने कहा कि 10-15 मिनट से ज़्यादा वीडियो तो कोई देखेगा नहीं, ये वाला लंबा होगा। आप चाहें तो टुकड़ों में देखें, चाहें तो बाद में जब टाइम हो तब देखें, जैसे आपका दिल करे। लेकिन रिलेटिवली लंबा होगा। क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ हैं और मैं चाहूँगा कि थोड़ा-थोड़ा एटलीस्ट मीनिंगफुल इंट्रोडक्शन तो हो उन उन एरियाज़ का। पहला सवाल जो छुटते ही आता है वो ये कि पेट्रियार्की में हम रह रहे हैं, पिदरशाही निज़ाम। तो वहाँ पे तो हर चीज़ हमने कहा कि औरतों से ले लेके मर्दों को दी, और मर्दों के पास प्रिविलेज भी है और पोजीशन भी है और पावर भी है। तो मर्दों को हकूक़ की क्या ज़रूरत पड़ गई, या मर्दों को कौन से मसाइल हो गए जो उनको उनको बात करने की ज़रूरत, व्हिच इज़ फेयर इनफ, इट्स अ फेयर क्वेश्चन। दिमाग में ख्याल आता है, और कभी मजाक में इस तरह की बात करते हैं कि जी मर्दों के हकूक का क्या। हम लोग संजीदगी से ज़रा कुछ कुछ इश्यूज को देखेंगे जिनको ज़रूरत है, वक्त आ गया है कि हम इनको डिटेल में ज़रा देखें। द फैक्ट इज़ कि औरतों ने पिदरशाही निज़ाम में मार खाई है, दैट इज़ ट्रू, लिटरली ट्रू ऑल्सो। लेकिन आगे हम बात करेंगे, तशद्दुद के भी बहुत से लेवल्स होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन के, इस्तेहसाल के बहुत से लेवल्स हैं। जिस्मानी, जिनसी एक है, लेकिन और बहुत से लेवल पे तो औरतों ने बहुत लेवल पे दबी हैं। मर्द भी, चाहे इंसान मुआशरे से तशद्दुद मुआशरे की तरफ से हो, चाहे मर्दों की तरफ से हो, चाहे औरतों की तरफ से हो, उसकी पूरी रेंज को देखने की ज़रूरत है। हम बात करेंगे। मेरा अपना जायज़ा, मेरा अपना तज्ज़िया, अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पे ये है कि पाकिस्तान में औरतों की निस्बतन मर्दों की ज़िंदगी कहीं ज़्यादा खाली और कहीं ज़्यादा बेमानी है, मीनिंगलेस है। अभी ये जुमला मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे चलेंगे तो शायद आपको इसकी इसकी सिग्निफिकेंस नज़र आनी शुरू हो कि क्यों मैं इतनी इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं भारी बात कह रहा हूँ। बर्तरी जो मर्द को प्रिविलेज हमने कहा कि पेट्रियार्की देती है, बर्तरी देती है, दैट इज ट्रू। लेकिन ये जो बर्तरी है ना, ये भी बड़ी दोरी तलवार की तरह है। जैसे मैं औरतों के हवाले से कहता हूँ कि औरतों को जी हम बड़ी इज्जत करते हैं, औरतों को हमने बड़ी इज्जत दी है। तो वो जो इज्जत होती है वो भी बड़ी डबल एज सोर्ड है। उसमें हम कितना देते हैं और उसके बदले में कितना कुछ ले लेते हैं, वो उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, वो ये लंबी बात है। लेकिन ये जो बर्तरी है ना मर्दों को जो मिली, ये भी बड़ी डबल एज सोर्ड है, क्योंकि वो लगता तो है कि सारा कुछ तो मिल गया, लेकिन उसकी कीमत क्या वसूल हुई, उसके बदले में हमने क्या चीज़ है जो कुर्बान की, क्या चीज़ है जो हमसे ले ली गई, उसका जिक्र हुआ नहीं अभी तक, खुल के नहीं होता। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। मर्दों और औरतों के हवाले से फ़र्क ये है कि अगर आप औरतों से पूछें कि पिदरशाही निज़ाम का, पेट्रियार्की का क्या इम्पैक्ट है उनकी ज़िंदगी में, तो पिछले 50-60 साल हो गए, औरतों ने, फेमिनिस्ट ने बहुत ज़्यादा सोचा इस बारे में, लिखा कि किस किस तरह से पेट्रियार्की जो है वो उनको एक तंग से दायरे में कैद करके क्या क्या चीज़ें उनकी दबा देती है, क्या क्या चीज़ें उनसे छीन लेती है। इस पे बहुत सारा काम हुआ, इससे बहुत सारा सोचा गया।
लेकिन पेट्रियार्की ने जहाँ औरत के गिर्द एक ये तंग दायरा बनाया, वहाँ पे मर्द के गिर्द भी तकरीबन तकरीबन उतना ही टाइट एक सर्कल है, एक दायरा, जिसमें असली मर्द होने के हवाले से वो उसको उसके रोल्स के हवाले से वो उसको क्या क्या चीज़ें करना लाजिम है और क्या क्या चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकता। लेकिन मर्दों का अगर सोचें तो ना तो मुआशरे ने इस पे जिक्र किया, ना मर्दों से खुद से पूछें। इट्स नॉट कि वो कहते नहीं है, वो सोचते भी नहीं। कई दफ़ा इतना अनकॉन्शियस है हमारे लिए कि हम उसके अवेयर भी नहीं कि हम उसकी क्या कीमत पे कर रहे हैं, हालांकि बहुत भारी कीमत है। सो उसका उसको खोल के ज़रा सा देखेंगे चीज़ों को। मेरा अपना जो तजुर्बा रहा मर्दों के ग्रुप के साथ बहुत सारा रहा। मैं आई थिंक 30 साल 91 में मैंने कैलिफोर्निया में उस वक़्त नई-नई साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी ख़त्म की थी। तो मर्द जो जिनको तशद्दुद के मसाइल, वायलेंस के इश्यूज़ थे, तो कोर्ट हमारे पास भेजता था इसको 40 घंटे 50 घंटे थेरेपी करें। वो हम लोग कभी इनफरादी करते थे, कभी इज्तिमाई। तो मर्दों के ग्रुप्स, थेरेपी ग्रुप्स, इंडिविजुअल और ग्रुप में, तो वायलेंस के हवाले से काम शुरू किया। ये 91 की बात है। उसके बाद पाकिस्तान आके वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, सपोर्ट ग्रुप्स, मेंस ग्रुप्स बहुत सारे चलाए। उसके अलावा यूनिसेफ का, जिस तरह यूनिसेफ को एक दफ़ा सोच आई कि औरतों के तशद्दुद ख़त्म करने के लिए, औरतों के ख़िलाफ़ मर्दों को किस तरह पार्टनरशिप की जाए। तो उन्होंने पूरा स्ट्रैटेजी बनाई। काठमांडू में हम मिला करते थे, पाकिस्तान से मैं था, इंडिया से कमला बासिन थी, 2-3 और साउथ एशियन कंट्री से एक-एक लोग थे। तो हम लोग मिलके स्ट्रैटेजी, वो कुछ साल वो सिलसिला चला उनकी। तो इस तरह सोचने का मौका मिला। अक़वाम मुत्तहिदा में 18 साल जो मैं मुख्तलिफ जगह को 50-60 मुल्कों में, प्राइमरीली वो नफ्सियाती काम था, लेकिन साथ साथ जेंडर के इश्यूज़ पे भी काम चला। और मुख्तलिफ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ कल्चर्स में मर्द औरत, उनके ताल्लुकात, मर्दों की ज़िंदगियाँ किस तरह से हैं, तो देखने का मौका मिला। तो उस हवाले से वी कैन टॉक अबाउट इट। और सीधी बात यह है कि जब आप वो ऐनक लगा के देखना शुरू करते हैं, तो अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपना बचपन, 100 चीज़ें हैं जो नज़र आनी शुरू होती हैं कि कहाँ-कहाँ से क्या-क्या मैसेज आया था। तो वो सारा कुछ जो है वो इन इन डिस्कशंस में लेके आएँगे। मैंने पिछले दिनों एक किताब लिखी, वो अपना सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा करके कुछ साल लगा के उसको डॉक्यूमेंट किया कि मर्दों के हवाले से बिटवीन सेंट्स एंड सिनर्स, अंडरस्टैंडिंग मेन, मर्दों के मसाइल, उनकी ज़िंदगी के सारे तो नहीं, लेकिन 4-5 मोटे-मोटे जो पहलू हैं जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मर्दों की खुद ज़िंदगी ज़्यादा भरपूर, फुलफिलिंग, मीनिंगफुल हो, लेकिन उसका असर जो है वो औरतों पे, बच्चों पे, हर एक पे आता है जिसके साथ भी वो रिश्ता बनाते हैं अपना। सो किसी ने कहा कि ये किताब तो उर्दू में होनी चाहिए थी, अंग्रेजी में क्यों है, विच इज़ ट्रू। लेकिन बात यह है कि हमारा वैसे किताबें पढ़ने का इतना नहीं था। अब वो सोशल मीडिया के बाद जो रईसे कसर थी वो भी पूरी हो गई। हमारा ओरल ट्रेडिशंस का रवायतें रही हैं, दास्तान गोई, किस्सा ख्वानी। हम तो शायरी भी, चाहे गज़लें हो, चाहे सूफियाना शायरी, हम पढ़ते कम हैं, सुनते ज़्यादा हैं। हमें हमें वो अच्छा लगता है सुनना। तो हम, आई थॉट कि व्हाई नॉट वीडियोस कर लेते हैं, एक इंट्रोडक्टरी, उसके बाद एक-एक एरिया पे एक-एक 2-2 वीडियोस। तो जिसको बजाय किताब पढ़ने के, यू कैन लिसन इन इन वीडियोस को सुन के। तकरीबन इसमें वो सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी किताब में। मैं बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सी मिसालें दे के, ताकि वो फ्लैश आउट करे उन कॉन्सेप्ट्स को। यहाँ पे ज़रा कॉन्सेप्ट्स की बात ज़्यादा होगी, लेकिन ट्राई करेंगे कि उसका जिस्ट, उसका जो क्रक्स है ना, जो जो गुद्दा है, जो असली मवाद, वो एटलीस्ट आप तक मैं प्रेजेंट कर लूँ। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। पहली चीज़ जो आई थिंक पहला सेशन में एक कम से कम उस पे करना चाहूँगा, जो सोशलाइजेशन का है, कि मर्द जो है वो असली मर्द, हम जब औरत की बात हो ना, तो हम कहते हैं कि पेट्रियार्की ने औरत को दबा के, घबराई, सिमटी, अगर वो अपनी जिस्म पे शर्मिंदा, अगर अगर उसी बच्ची को लेके स्वीडन में ले जाते और वहाँ पे वो बड़ी होती, तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें नज़र ना आती हमें उस तरह से। तो हम कहते हैं कि वो कुदरती तौर पे उसमें नहीं आती, वो मुआशरा उसको सिखाता है।
पेट्रियार्की उसको सिखाती है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो जब मर्द की बारी आती है तो हम कहते हैं बड़ा खबीस है। तो मर्द के जो है उस हवाले से हमें, अगर वो जुर्म कर रहा है तो उसकी सजा उसको मिलनी ही चाहिए। हमें अपने लॉज पे भी, कानून कवानीन पे भी काम करना है, हमें कवानीन लागू किस तरह होते हैं उस पे भी काम करना है। जो मुजरिम है उसको भी सजा दे। लेकिन इन एडिशन टू दैट हमें ये भी देखना है कि ऐसे कैसे है कि मुजरिम हर हर कौम में हर किस्म के मुजरिम हो, लेकिन अगर आपको अक्रॉस द बोर्ड कुछ जराइम नजर आए, कुछ खास तरह का रिलेशनशिप, मसलन डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, मैं अभी सिर्फ मनफी वाले ले रहा हूँ जो, क्योंकि उस पर जरा जरा बात हुई है, वो समझना आसान होता है। तो अगर आपको अक्रॉस द बोर्ड कुछ पैटर्न्स, कुछ कुछ नजर आ रहे हो, तो इंसान कहते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कुदरती तौर पे खराब थे कि इसमें मुआशरे का भी कोई हाथ बनता है। और अगर मुआशरा है तो मुआशरा कौन है? मुआशरा आप और मैं हैं। और आप और मैं, हम मर्द हैं, हम में औरतें हैं, हम में वो लोग हैं जिनकी रवायती सोच है, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव, हम में वो लोग हैं जिनकी लिबरल प्रोग्रेसिव सोच है। तो जिसने, किसी ने अगर मनफी वाला ही देखें तो किसी ने अगर खून किया है तो उसके हाथों, जिसके हाथ खून से रंगे हैं, उसको तो आप मुजरिम करके उसको उसको सजा दें। लेकिन अगर गौर से देखें तो हम सब के हाथों पे खून के धब्बे हैं। हम सब उसको उस जगह पे ले जाते हैं जहां से एक कदम दूर, या बाल बराबर फर्क होता है कि आगे बात तशद्दुद पे जाएगी या इनसिक्योरिटीज किस तरह से बढ़ेंगी। उस जगह पे लाके वो कैसे खड़ा हो जाता है, या उसको लाने में कौन कौन शामिल है, उसमें आप और मैं, चाहे हम इस और उस सोच के रखने वाले हैं, हम सारे उसमें शामिल हैं। और हमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि देखिए, जब वो, अब जिस तरह तशद्दुद की बात चली तो वो किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, गला काट दिया, खौफनाक चीजें। लेकिन उसके बाद फेसबुक पे कमेंट्स, फेसबुक पे पोस्ट्स आ गई, आपने दिल हल्का कर लिया, ठीक है, वो भी ठीक है। एक दिन का प्रोटेस्ट जाके अटेंड कर लिया, प्लेकार्ड कार्ड उठा के, मैंने भी बड़ी की हैं चीजें। लेकिन लेकिन सवाल ये है कि ये तो बड़ा कन्वीनियंट, सेफ सेफ जैसी एक्टिविज्म है ना, आसान वाली एक्टिविज्म है ये, डिस्टेंट वाली है, जरा जरा इसमें अपने आप को बचा के फिंगर पॉइंटिंग, तो वो तो आसान होता है। मजा तब आता है जब आप कहें कि बेशक इसका 5%, 10% हिस्सा मैं हूं, बड़े सिस्टम का हिस्सा होने के नाते अगर मेरा इसमें कोई हाथ था, तो मैं पहले तो उस चीज को देखूं। एक्टिविज्म जब अंदर से शुरू होती है तो फिर जमती है, फिर मजा आता है, फिर आप उन्हीं चीज चेंजेस को बाहर लेके आते हैं। लेकिन आइडियली बाहर भी करें, लेकिन उसके साथ साथ कम अज कम, या आइडियली अगर शुरू अंदर से करें तो फिर बात जमती है, फिर मजा आता है एक्टिविज्म का। तो सोशलाइजेशन की अहमियत इस तरह से हो जाती है कि जिस तरह मसलन अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल करता है कि मर्दों के पास ये हक हो कि वो अपनी जिंदगी दिल के लेवल पे भरपूर तरह से गुजार सकें, तो आप कहेंगे कि जी उनको कौन रोकता है, हक है तो ले लेना, कर कर लें, जैसे दिल करता है अपनी जिंदगी गुजारे, मर्दों को कौन रोक रहा है। तो वो हम सोशलाइजेशन में बात करेंगे कि कौन कौन किस किस तरह से जिंदगी में कब कब किस मरहले पे इन मर्दों को रोका जाता है कि वो ये ना करें। तो इसके लिए सोशलाइजेशन प्रोसेस को समझना जरूरी हो जाता है। और कुछ ये है कि जिस तरह के काम हमें मर्दों से लेने होते हैं, जिस तरह के रोल्स हमें उनको देने होते हैं, उनके साथ मैच बैठता भी नहीं। दिल के प्यार के रिश्ते, उसमें जुड़ जुड़ के अगर हम बैठे तो वो हम काम मर्दों से नहीं ले सकते जिस किस्म के काम हमने उनसे करवाने हैं। वो चाहे पैसे के बदले में जो हमने काम लेना है, या तशद्दुद के हवाले से जिस किस्म के काम लेने हैं, तो ये आगे जाके ज़रा सा इन चीज़ों को खोलते हैं। लेकिन मैं मिसाल ये दे रहा हूँ कि इस हवाले से सोशलाइजेशन का प्रोसेस ज़रूरी हो जाता है। मैंने शुरू के 1-2 चैप्टर्स हैं जो इंट्रोडक्शन, सोशलाइजेशन, ये वो किताब में करके, फिर जो अगले 5-6-7 चैप्टर्स हैं वो हैं सीधा रोमांस, इश्क, सेक्सुअलिटी, मर्दों की जिंदगी का एक ये पूरा बड़ा एरिया है, 1 या 2-3, जो जो जिस पे संजीदगी से हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं की। और ये बहुत अहम है क्योंकि ये वो फेज़ है रोमांस से अगर शुरू करें, जब आके हमारा सडनली, जिसको कहेंगे दिल का खुलना, औरतों के इसकी इसकी मौका मिल जाता है।
उनके लिए दिल की बात करना, मिल के आपस में पर्सनल बातें करना, उसकी एक शुरू से उनको इजाज़त होती है। बहुत सी चीज़ों की इजाज़त नहीं भी है, लेकिन इसकी है। रिश्ते नाते उनके प्यार के, दिल के रिश्ते, उनको मौका मिलता है, उनको टाइम मिलता है, उन्हें स्पेस मिलती है कि वो नर्चर कर सकती हैं, वो डेवलप कर सकती हैं। उन्हें इजाज़त भी मिलती है, मर्दों को बाकायदा रोका जाता है, वो तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस। ये जब रोमांस का जब खुलता है तो सडनली देयर इज एन ओपनिंग ऑफ द हार्ट, दिल का खुलना और उस लेवल पे कनेक्ट करना। तो ये बहुत अहम एक मरहला है मर्दों की जिंदगी का। दिल के खुलने से मर्द जो है वो ह्यूमनाइज भी होते हैं, और ऑलमोस्ट वो स्पिरिचुअल लेवल पे जो आपको एक एक अपनी ज़ात से बाहर एक डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बनता है। खुदा, उसको डिवाइन की जो भी आपकी शक्ल बनती है उसके साथ एक कनेक्शन बनता है। मैं बीच में लिंक एक लगा दूंगा, तौसीक हैदर के साथ एक इंटरव्यू था, एक दो इंटरव्यूज थे किताब के हवाले से जो मैं बीच में लिंक्स लगाऊंगा। तौसीक के साथ मैंने इस पे ज़रा डिटेल में इसको एक्सप्लोर किया, बात की। तो मर्दों औरतों का जो ताल्लुक है उस हवाले से अभी तो हम लोग बिल्कुल अभी वो जो हद लगानी है, जो कोड्स की बात कर रहे हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट का लॉ है या कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो होता है कि किस क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी, कम से कम इतने घंटों के लिए इस जगह में आप क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करेंगे। लेकिन क्या करना है और कैसे करना है, तो यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन कहीं पे तो करेंगे। बाहर तो आएगा दिल दिल के रिश्ते, रोमांस के हवाले से, इश्क के हवाले से। तो जो करना है तो वो किस तरह से करना है, उसका उस पे तो इस कदर कंफ्यूजन है। जैसे वो कहते हैं कीड़ों भरा कबाब है कि पता नहीं लगता कब आपके मुंह में कबाब आ रहा है, कब माइनफील्ड की तरह है। जैसे वो होता है ना, जमीन दोस्त जो सुरंगें लगाई होती हैं, जैसे एक जाल सा होता है, आपको पता नहीं लगता कि बीच में से लोग गुजर भी जाते हैं कई दफा, लेकिन कुछ पता नहीं लगता कि कहाँ पे पैर रखें तो धमाका होगा कि नहीं होगा, ये मैं सही जगह पैर रख रहा हूँ कि गलत जगह पैर रख रहा हूँ, कहाँ से गुजर के जाना है, कौन सा तरीका सही है। रोमांस में शुरू से इनिशिएट करना वो मर्द की जिम्मेदारी होगी। दोनों का दिल कर रहा होगा, इसका कर रहा है, उसका कर रहा है, पता नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन जो शुरुआत करनी है वो मर्द को करनी है। वो बोझ मर्दों के सर। हक उसको पता नहीं है कि अव्वल तो कम्युनिकेशन वैसे ही वो उसको शुरू से ही रोका जाता है कि इस किस्म की बातें इन जनरल ना करो, औरतों की तरह बैठ के बातें, लेकिन वो करें भी तो वो इक्तसादियात और सियासत और मुआशियात और मज़हब की बातें करते हैं, लेकिन दिल की बात की आदत नहीं इतनी होती। और इस लेवल की तो बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं होता। इमोशन भी नया नया वो ओपन हो रहा होता है, हार्मोन जोर मार रहे होते हैं, तरह तरह के दिल कर रहा है, सोचे आ रही है, तो उसमें आपको कम्युनिकेट करना होता है। और किस तरह से करें, उसमें ये मेरे जो एक्सपीरियंसेस मर्दों के साथ ग्रुप्स में करने का, क्या क्या खौफनाक उनके ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, औरतों के साथ जब ये डिस्कस करें कि हाउ वुड यू प्रेफर, आप कैसे चाहेंगे कि कोई आपसे बात करे, तो इतना इतना कंफ्यूजन है, इतने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आती हैं इवन औरतों से कि जाहिर है कि हम चाहेंगे कि इस तरह से बात करें, दूसरे के नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये किस किस्म की उसने मुझको लड़की समझा, हाउ डेयर ही टॉक टू मी लाइक दैट। तो मैं तो उसका मुंह तोड़ दूं, मैं तो एक लगाऊं सर, ऐसे उसने कैसे मुझसे बात की। तो वो कहेगी कि जी इसको हो क्या गया, ये किस किस्म की बातचीत, अपने आप को नहीं देखता, पर टीचर बैकग्राउंड ये वो। तो मर्ज जो है वो उसको कम्युनिकेट करना है। अब जो मेरे दिमाग में आता है वो ये कि डायरेक्ट सीधी तरह, अब ये हम सिर्फ इनिशिएट करने की बात करें, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। सीधी तरह आप कह दें कि भाई अच्छे लग रहे हैं, और अगर अगर वो वाकई बनता है, अप्रोप्रिएट है, तो से डायरेक्टली, विदाउट वो इशारों किनारों में बातें, स्लीजी बातें, जुमानी बातें, उसकी जगह जस्ट जस्ट से डायरेक्टली, ताकि वो रिस्पेक्टफुली दूसरे को, ताकि अदरवाइज गंदा सा लगता है। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अगर वो सीधी तरह कह दे तो वो सीधा सीधा वो कहते हैं ये तो बिल्कुल हरास हो रहे हैं, हमें इज हॉरिबली हरास्ड। आप हाउ डेयर यू टॉक टू मी इन दैट वे, आपने इतना खुल के कैसे, तो खुल के नहीं करना होता, इशारों में बात करनी होती है। ये हमारा कल्चरल एक वो तरीका बन गया है। तो आपको इनडायरेक्टली बातें समझानी होती हैं, कम्युनिकेट करनी होती हैं। उसके बाद
तो आप इनडायरेक्टली करते हैं उस पूरा मलगूबा जो अंदर इमोशनल हार्मोनल जो कन्फ्यूजन है वो दूसरी तरफ जाता है, वो उसको रिसीव करते हैं, उनके पता नहीं हार्मोन्स हैं नहीं है, क्या हो रहा है, इमोशंस हैं नहीं है, क्या हो रहा है, तरह तरह की सोचें आ रही होती हैं। टीचर बैकग्राउंड, लड़का तो बहुत कूल है लेकिन आर्टिस्ट है, मुझे भूखे तो नहीं मरना सारी उम्र, ये इमोशनली लेकिन सोच के लेवल पे तरह तरह के ख्याल आते हैं कि मैं 26 साल उम्र हो गई, अब मैं शुड आई वेस्ट माई टाइम ऑन दिस गाय या आई शुड बी मोर फोकस्ड ऑन उसका मकसद क्या है रिलेशनशिप का, दोस्ती का, वो मानी क्या है उसके आपकी। तो वो सोचें अलहदा होती है, इमोशन अलहदा, उसमें वो आ, उस कम्युनिकेशन को रिसीव करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और फिर वो सिंबॉलिक लेवल पे या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जवाब वापस जाएगा। वो मसलन वो कहें कि ये तो मुझे नहीं वक्त ज़ाया करना, मैं मुड़ के जा रही हूँ, उसको लेके फिर वो बंदा जो है वो आप इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को एनालाइज करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा कि देखो मुड़ के चलेगी, शर्मा गई, यही बात तो मुझे अच्छी लगती है, ये खराब सी लड़कियां होती ना तो उसी वक्त आगे से एक्सेप्ट कर लेती, यही चीज मुझे अच्छी लगती है, देखा अच्छी लड़की है और किस तरह शर्मा गई। तो मुझे पहले ही फील हो रहा था कि है बात हमारी आपस में बड़ी स्पेशल सी एक कनेक्शन है। तो वो उसको इंटरप्रेट किस तरह से करे, उसके बाद फिर वो जवाब दे, एक एक खौफनाक जैसा कंफ्यूजन है। सो जब आप बात करना शुरू करो तो वो निकलता है, लेकिन इन चीज़ों को खोलने की ज़रूरत है और इसमें मुझे लगता है कि मर्दों को भी चेंज होने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ औरतों को भी चेंज होने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम बात को रिसीव करते हैं। तो इसमें मैंने बहुत सारी बीच में एग्जांपल्स दे दे के ख़ास रोमांस के हवाले से टू स्टार्ट विद, होता है करना है तो किस तरह के पैटर्न्स डायनामिक्स बनते हैं, अगर नहीं आगे चलता, बीच में टूट जाता है, तो हार्ट ब्रेक जो है, हार्ट ब्रेक इज सो इम्पोर्टेंट, दिल का टूटना इश्क से ज़्यादा, इश्क में नाकामी, इश्क में दिल का टूटना जो है वो बहुत अहम है। ये फिर वो जो मैं डिस्कशन तौसीक से कर रहा था उसमें ये बातें ज़रा हुई। रूमी ने 40 साल तक उन्होंने कोई शायरी नहीं की थी, इश्क होता है तो शायरी शुरू होती है, लेकिन उनकी शायरी का जो 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 असली वाली उनकी शायरी है वो मसनवी में नहीं है, वो दीवाने दीवाने शम्स में है। तो और वो विसाल में नहीं है, वो फिराक में है। जो उनका जो 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 पेनफुल जो जो खौफनाक लेवल की जो है ना, जो हिला देती है इंसान को, वो शायरी जो है वो फिराक वाली शायरी है, जब दिल टूटा हुआ होता है, जब जब सेपरेशन होती है, इस वक्त इंटेंसिटी ओपन अप होती है इमोशंस की, जो मर्दों के लिए बहुत अहम है, सबके लिए अहम है, लेकिन मर्दों को क्योंकि और मौका नहीं मिलता तो ये बहुत अहम होता है, एक दिल का खुलना। तो ये तो एक स्टेज हो गई। अब सवाल ये है कि जब दिल खुलता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब अगर अगर ब्रेकअप होगा तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। अगर वन साइडेड इश्क जो हमारे बहुत कॉमन है कि इश्क हो गया दूसरी तरफ नहीं है, तो उसमें लड़का उसको किस तरह से हैंडल करे, उसमें लड़की उसको किस तरह से हैंडल कर सकती है, मस्बत तरह से भी और मनफी तरह से भी। अगर अगर किसी और को आपसे इश्क हो गया और आपको नहीं है, तो आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, दैट डिटर्मिन्स आपका पहला जब हार्ट ओपनिंग होती है और उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, उससे होता है कि आपका दिल वापस बंद हो जाएगा और कितना जोर का बंद होगा कि वो सारी उम्र के लिए जो अपॉर्चुनिटी थी ट्रिमेंडस, वो ऐसे करके दब जाती है। क्या आप शर्मिंदा हुए, क्या वो यू मेड टू फील लाइक अ परवर्ट, आपको आपकी सेल्फ एस्टीम पे क्या धचका लगा, आपको किस तरह से ड्रॉप किया गया या रिजेक्ट किया गया, ये चीज़ें हैं जो हमें पूरे माशरे को, मर्दों को, औरतों को, सबको समझना है। सो इसकी ये बारीकियाँ मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी मिसालें दे रहा हूँ कि किस किस्म की बातचीत हमें करने की ज़रूरत है। रोमांस के हवाले से एक है, इश्क के हवाले से। उसके बाद बात आती है जो मुश्किल वाली, सेक्सुअलिटी की, जिस पे अगेन ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पे हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं की थी। तो इस हवाले से मेरा दिल करता है कि मर्दों के पास ये हक हो कि वो अपनी जिनसी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से ओन कर सकें। अब आप ये कहेंगे कि जिनसी ज़िंदगी तो ना मर्द ना औरतें कौन ओन कर रहे हैं, विच इज़ ट्रू, लेकिन जब मर्द नहीं करते तो उसकी फिर ज़रा सा मनफी असरात पूरे मुआशरे में नज़र आते हैं, तो वो बहुत ही अहम हो जाता है कि उनको
पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको हैंडल करना है। तो अगर हम कहें कि टीनेज में आपकी जिनसी ज़िंदगी शुरू होती है, सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट्स, तो वहाँ से लेके आपको पहले 10-15 साल तो प्रिटेंड करना होता है कि ये वाली साइड है ही नहीं, या एटलीस्ट अपनी फैमिली में या जो बुजुर्गों के आगे या घर में। और उसके बाद भी आपको एक छोटे से दायरे के अंदर कमरे में छुप के ये लाइफ होती है। बाहर मियाँ बीवी भी आके, बाहर मैं सड़क पे अपनी बीवी को जप्फी नहीं मार सकता, वो सेक्सुअल हुई, ओपन एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, जप्फी मार ली बीवी को। बच्चे कहाँ से आई जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, और जब भी कोई नहीं किसी को मार रहा, क्योंकि सेक्सुअलिटी तो हमारे नजर ही नहीं आनी चाहिए माशरे में। इतना ज़्यादा फियर, इतना ज़्यादा रिप्रेशन है कि उसको आपने दबा के रखना है चीज़ों को। तो इस रिप्रेशन को समझना बहुत अहम हो जाता है। आप, सीधी बात यह है कि आप सेक्सुअलिटी को दबा नहीं सकते, उसको आप चैनल कर सकते हैं। और वो भी कितना टाइट सर्कल में चैनल करें, तो वो अगर आप बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे या प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो हार्मोन्स हैं, वो तो जोश मारेंगे। फिर क्या होता है कि वो गलत गलत तरह से बाहर आती है, इनडायरेक्टली बाहर आती है, उस जगह पे बाहर आती है जहाँ पे नहीं आना चाहिए था। सो इसको समझना कि उसका मस्बत एक्सप्रेशन क्या है सेक्सुअलिटी का, ये बहुत अहम हो जाता है। अच्छा, हमने तशद्दुद की बात शुरू की थी। तशद्दुद के हवाले से इतना ये सीरियस हैवी वाला इशू है कि हम 1-2 सेशन इस पे लगाएंगे कि जैसे ना, गुस्सा आना बहुत नेचुरल है, कुदरती चीज़ है, आना चाहिए। गुस्से का इजहार कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, जिस तरह सेक्सुअलिटी का सही किधर गलत, सिविलाइजेशन का यही काम होता है, वो सिखाते हैं कि किस किस तरह से आप नहीं कर सकते, तो फिर इंसान चैनल कर लेता है। तशद्दुद के साथ हमारा बड़ा मिक्स से मैसेजेस आते हैं हमें। ये मैं अगेन जस्टिफिकेशन नहीं है, एक्सक्यूजेस नहीं है, जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो जुर्म है वो जुर्म है, लेकिन मुआशरे की हैसियत से उसके अलावा, उसके साथ साथ, उसकी बजाय नहीं, उसके साथ साथ हमें ज़रा सा क्लैरिटी लानी है कि तशद्दुद जो है वो औरतों के खिलाफ तशद्दुद ना करे। मुझे याद है, मैं अपने बैनर्स, ये किताब जब मैंने लिखी तो वो किशोर नाहिद ने, किशोर आपा ने कहा कि मुझे किताब की कॉपी छोड़ जाओ। तो उससे 2 दिन पहले इस्लामाबाद में हादसा हुआ था, जिधर हादसा नहीं, जुर्म हुआ था, जहाँ पे किसी लड़की का गला काट के उसको ठुड्डे मारा वो लड़के ने। तो वो कह रही थी कि क्या हो रहा है, किस किस्म का वहशियानापन है। तो इस पे हम डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। लेकिन तशद्दुद के हवाले से एक चीज़ अभी मैं अगर कहता चलूँ कि इसके साथ हमारा बड़ा डुअल रिलेशनशिप है। एक तरफ हम उसको रोकते भी हैं, एक तरफ हम उसको पूरी तरह से मर्दों को रोकना चाहते भी नहीं, क्योंकि हमें उनसे मुख्तलिफ किस्म के काम भी लेने होते हैं। तो मैं उठा के, मुझे याद है, औरतों के खिलाफ तशद्दुद बंद करो, ब्लैक कार्ड उठा के वो रात को 8 मार्च को किया करते थे। टी शर्ट होती थी मेरी, रियल मैन डोंट यूज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वगैरह। बेटे को मैं कहा करता था कि बहन को नहीं मारना। और हम ये चीज़ें सुनते बड़े हुए थे कि लड़की पे हाथ नहीं उठाना, और ब्रॉडर चीज़ें जो कि कमज़ोर पे जुल्म ना करो। तो ये कमज़ोर पे जुल्म ना करो का क्या मतलब है? लड़की पे हाथ नहीं उठाना, औरत पे तशद्दुद ना करो, तो वो ना करो। लेकिन लेकिन वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स कि तशद्दुद अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, करना है कि नहीं करना। औरत पे ना करो, उसी एक ही जुमले में आपने औरत को कमज़ोर भी बना लिया, सिनफ़े नाज़ुक, कमज़ोर सी मासूम, जिस पे आपने जुल्म नहीं करना। तो तशद्दुद कर लो, लेकिन औरत पे नहीं करना। तो एक तो ये कि मुझे तशद्दुद जहाँ पे सीधा-सीधा जुर्म भी है, जहाँ पे हम कहते हैं कि गलत चीज़ है, वहाँ पे भी अगर एक औरत का गला कटता है, तो हर उस क्राइम के पीछे 36 और क्राइम्स होते हैं, जिसमें मर्द मर्द को भी कत्ल कर रहा है। तो औरतों को भी कत्ल नहीं करना चाहिए। मर्दों के साथ मारपीट, मर्दों के साथ बम धमाके, मर्दों को कत्ल, वो भी अच्छा नहीं है। यानी तशद्दुद गलत है। सो हम ना बड़े मिक्स मैसेज देते हैं। मैं आपको मिसाल दूँ, मसलन ये मस्बत वाला कहाँ पे हमें इस्तेमाल करना होता है मर्दों को। कबीले में
बाकायदा एक्सकम्युनिकेट, उनको उनको उनसे बातचीत, उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं कि आप अगर अपनी इज़्ज़त और अपनी गैरत का बदला नहीं लोगे और जाके दूसरे कबीले के बंदे को मार के नहीं आओगे, बल्कि उसके साथ अपनी बहन का कत्ल नहीं करोगे, तो आपके साथ ताल्लुक़ ही छोड़ देंगे। अगर आप अपनी इज़्ज़त और गैरत जो है, इस पे मैंने बहुत सारा मवाद बीच में डाला है, क्योंकि ये ऐसे जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं इसको पावर के लिए, वो चाहे सरदार की पावर हो, चाहे वो किसी जर्नैल की पावर हो, चाहे वो मजहबी लीडर हो, चाहे सियासी लीडर, लेकिन वो इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स को बहुत इस्तेमाल हुए हैं। तो इसको 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 इसका तिया पांचा करना ज़रूरी हो जाता है। इज़्ज़त गैरत का खेल क्या है? तो कबीलों की चाहे इज़्ज़त हो, चाहे वो बॉर्डर्स की हो, किसकी इज़्ज़त किसके जिस्म में रखी, उसकी इज़्ज़त किसकी गैरत बनी, वो ख़ानदान की गैरत और इज़्ज़त कैसे बन गई, और फिर वो कबीले की इज़्ज़त बनी, और फिर वो आपकी सूबाई गैरत बन गई, और फिर वो आपकी कौम की इज़्ज़त पे हर्फ आ गया, और फिर हदूद की, और फिर मजहबी इज़्ज़त क्या होती है, और तो उसके लिए, उस सारी चीज़ के लिए जो है वो सर कटा दो, सर काट दो। अब ये बातें सुन के ऑलमोस्ट दिल को हाथ पड़ता है कि ये किस किस्म की बात हो रही है, क्या बेगैरती की बातें शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा हमारी शनाख्त, हमारी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इतने ज़्यादा ये उसके नज़दीक हैं ये चीज़ें, कि लगता है कि शनाख्त कायम रहे, हमारी इज़्ज़त और गैरत कायम रहे, जान रहे ना रहे, क्या फ़र्क पड़ता है ना? जान जो है वो असली नहीं है। इसमें से क्या चीज़ रियल है, क्या रियल नहीं है, क्या दिमाग के क्रिएट किए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है लोगों को मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट करने के लिए, और उनको जान लेने और देने पे उकसाने के लिए। क्या असली है, क्या असली नहीं है? ज़िंदगी, दर्द, आपके बच्चे, बीवी और बच्चे जो रात को रोएंगे, वो हकीकत है मुंह छुपा के। बीवी और बच्चे नहीं रोएंगे, बीवी और बेटियां रोएंगी। आपका जो बेटा है वो तो अगर 4-5 साल का है, ये बात आगे जा रही है, लेकिन बहरहाल अगर वो 5 साल 6 साल का है तो उसकी माँ खुद उसे रोक देगी, कहेगी बेटा तेरे ऊपर अब, तूने हमारी हिफाजत करनी है, मर्द बन, तेरे कंधों पे अब जिम्मेदारी है इस खानदान की, और रोना नहीं है। देखो बहनें देख रही, शेम शेम, रोना बंद करो, मजबूत हो, और उसको कंटिन्यूसली ये मैसेजेस मिलेंगे। फिर उसका चाचा आगे उसको बताएगा कि तूने अब मर्द बन, तूने हिफाजत करनी है, तू इस घर का मर्द तू है, और तेरी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। तो रोना शोना तो दूर की बात, उसके 20 साल के बाद जब वो उसकी माँ मरेगी और फिर उसके आंसू निकलेंगे, तो उसकी बीवी उसको कहेगी कि आपको देख के तो हमें हौसला मिलता है, आप अपना कंट्रोल कर देखिए, बच्चे देख रहे हैं, आप तो इतने बहादुर हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने इतना इतना कंट्रोल है आपका, तो आपको ऐसे देखा तो विल फॉल अपार्ट, तो अपने अपने पे काबू करें। तो काश उस बच्चे के पास ये हक होता कि वो अपना इंटेंस इमोशन जो है वो रो के बाहर निकाल लेता, वो दिल की बात किसी से कर सकता। अगर वो रोक रोक के रखेगा तो फिर फटेगा। वायलेंस की बहुत सारी कॉजेज होती हैं, लेकिन ये भी उसमें से एक है। वो फिर फटता है, वो अंदर अंदर रखा रखा रखा, और फिर वो धमाके की तरह, वो कभी छोटे छोटे धमाके होते हैं, कभी बड़े होते हैं, कभी घर के अंदर होते हैं, कभी घर से बाहर होते हैं, या इर्द गिर्द के लोग जख्मी होते हैं। उसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है वो अगेन कत्ल के पीछे बहुत रीजंस होते हैं, लेकिन वो उस हद तक बात जाती है जब आपका वो जो इंटेंसिटी है वो इस कदर शिद्दत से बाहर आती है कि इर्द गिर्द सिर्फ ज़ख्मी नहीं करती, जान भी ले लेती है। और बाहर नहीं सिर्फ होती,
वो धमाके कभी अंदर भी होते हैं, वो चाहे छोटे वाले हों तो अल्सर्स की शक्ल में, और हाइपरटेंशन और स्ट्रेस रिलेटेड 100 तरह की चीज़ें, और एंगर रिलेटेड चीज़ें, अगर बाहर नहीं निकल रहा तो वो आपके अंदर सिस्टम को फिर डैमेज करता है, जिस वजह से रोने का प्रोसेस था सारा। आपको सोचना नहीं पड़ता, रोना कोई किसी को सिखाता नहीं है। बच्चे को आता है कि जब उसकी इमोशनल इंटेंसिटी होगी, इवन पॉजिटिव इंटेंसिटी, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू का आना, सांस का चेंज होना, बॉडी को पता है कि किस तरह इंटेंसिटी को बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो बॉडी को डैमेज करती है वरना। तो रोना कोई किसी को सिखाता नहीं। बच्चा जब पैदा होता है उसको रोना आता होता है, उसको ना रोना जो है वो मुआशरा सिखाता है, और ये जुल्म करता है। तो जब वो अंदर रोक रोक के रखते हैं और अंदर के धमाके होते हैं, तो वो फिर उसकी जो एक्सट्रीम है वायलेंस की, वो सुसाइड है, जब खुदकुशी होती है, या वो एक्सट्रीम लेवल की। और अगर वो सुसाइड ना देखें और अंदर रख रख के और वो हार्ट अटैक से मर जाए, उसको हम किस तरह से देखेंगे? वो खुदकुशी हुई या कत्ल हुआ? अनकॉन्शियसली कर रहा था, हमने भी उसको अनकॉन्शियसली पुश किया, वो खुद भी अपने साथ जो कर रहा था, वो किस किस कैटेगरी में आएगा, कत्ल में या या खुदकुशी में? अच्छा, तशद्दुद वाला जो सेक्शन है, इसके साथ मैंने इंसाफ नहीं किया सही, क्योंकि ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी में, और जो मेन घरेलू तशद्दुद की जिसकी बात करने की ज़रूरत है, मैंने इतनी नहीं की। हम जो एक्चुअल सेशन है उसमें इसको अच्छी तरह से परोलेंगे, सो उसमें बात होगी। उसमें एक सेशन मैंने बीच में कर लेंगे, जो मैंने एक चैप्टर बाद में ऐड किया, मेन उसका डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से है, कुछ सोसाइटी में वायलेंस। एक मैंने बीच में बाद में ये भी शामिल किया कि जब मर्द खुद शिकार होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का, खासतौर पे घर के अंदर, बाहर तो डायनामिक्स बहुत क्लियर है, मर्द मर्द को मारता है जब, लेकिन घर में जब डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार, तो वो किस तरह से होते हैं? क्योंकि मैंने जब मर्दों के साथ काम किया वहाँ भी यहाँ भी, तो बहुत से इस तरह के केसेस थे। उसमें जिस्मानी, या वो वाला नहीं मैं कह रहा जो मजाक होता है कि जी मेरा दोस्त था उसकी बीवी उसको मारती थी, या वो वाला नहीं, लेकिन उसकी बड़ी सटल शक्लें होती हैं, और उनको पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहेंगे कि दोनों तरफ से, मर्दों और औरतों के रिश्ते जो हैं वो प्यार के, दिल के, फ़र्क लेवल पे, रिस्पेक्ट के बने। तो वो वाला मैं पहले नहीं किया था, फिर मैंने वो छोटा सा एक चैप्टर ऐड किया, उसका बीच में एक छोटा सा सेशन उसमें भी कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस किस तरह से वो खुद इसके इसके दो पार्टनर्स में दोनों डिश आउट करते हैं। एक की तरफ से एक किस्म की वायलेंस ज़्यादा होती है, दूसरी की तरफ से फिर वो जवाबी कार्रवाई होती है, और लेवल पे होती है, सारों में नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ रिलेशनशिप्स में होती है। कभी ये ज़्यादा होती है अक्सर, कभी उस तरफ से भी ठीक ठाक होती है कार्रवाई, तो उसकी उसकी भी बात कर लेंगे। इसका मैं ज़रा सा एक और चीज़ कह दूं कि किस वजह से मैं कह रहा था कि क्यों मर्दों के इश्यूज पे कई दफ़ा बात करते हुए ज़रा सा फेमिनिस्ट भी, जेंडर वर्कर्स भी घबराते हैं, क्योंकि बहुत आसान होता है कि मर्द कहे कि जी देखो मेरे साथ तो ये वो करती थी, देयरफॉर जैसे जवाज़ आपको मिल जाता है कि इसलिए मैं फिर डोमेस्टिक वायलेंस, इसलिए मैं अगर जिस्मानी तशद्दुद करता हूँ तो इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए मेरे साथ भी तो फिर यही हुआ, या ये कि अच्छा मुआशरे ने तो फिर मुझे ये इस तरह का, तो ये तो जैसे होता है ना कि मैं अगर जगह जगह मुंह मार रहा हूँ या वो फूल अराउंड कर रहा हूँ, या जिनसी तौर पे मैं, तो जी मर्द है, मर्द की तो कुदरती चीज़ है, तो कुदरती नहीं है वहाँ पे भी। और यहाँ पे ये कहना कि जी मुआशरे ने मुझे ऐसा बना दिया, मैं क्या करूँ, या मेरे दिमाग पे इतना प्रेशर डाल दिया, मुझे तो इस तरह ट्रेन कर दिया। तो बालिग होने के हवाले से अगर हम कोई जुर्म करते हैं तो उसका बहरहाल हमें जवाब देना ही है, और हमारी चॉइस है कि हम उसको समझ के और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, जिसका फ़ायदा हमें भी होगा, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा, लेकिन अपनी खातिर करें। ओके, वायलेंस से अगर आगे चले, एक और जो बड़ा की रोल और इतनी देर बाद आ रहा है, जो मैंने 3-4 चैप्टर्स किए मर्दों के पैसे कमाने के हवाले से। ये वो रोल है जो ऑलमोस्ट मर्दों को डिफाइन करता है। जो उनका उनका है ना कि मर्द क्या करता है, मर्द पैसे कमा के लाता है। जब आप बेटी की शादी करते हैं ना, तो लड़की वाले क्या देख रहे होते हैं कि लड़का करता क्या है, और अगर आपको लगे कि सिर्फ यही तो नहीं,
तालीम का भी तो देखते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि पढ़े लिखे क्या है, बात ये होती है कि वो पढ़ाई लिखाई जो है वो जॉब में ट्रांसलेट होती है कि नहीं। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है फाइन आर्ट्स में तो वो 4 दफ़ा सोचेंगे। बंदी खुद भी सोचेगी कि मैं करूं कि नहीं करूं, कि क्या करूं, और फैमिली भी। सो इट्स नॉट अबाउट पढ़ा लिखा। या वो खानदान का बहुत होता है, किस खानदान का है, उसका भी इनडायरेक्ट लिंक यही होता है कि मर्द का जो प्रोवाइडर वाला है ना रोल, तो अगर आर्टिस्ट है तो वो भी चल जाएगा एज लॉन्ग एज उसका खानदान फिर उस किस्म का हो जहाँ पे उसको काम की जरूरत ना रहे, तब चलता है। तो उसका फाइनेंशियल प्रोवाइड करना, प्रोवाइडर होना, ये उसका बड़ा की डेफिनेशन रोल है। इस हवाले से हकूक की बात हो रही थी। मैं चाहूंगा कि मर्दों के पास ये हक हो कि वो कहें कि मैं सारी उम्र करूंगा, 2 साल की मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। जब तुम कमाओ, तुम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, जो घर का काम है वो मैं करूंगा, मैं घर में रह के मैं लिखना चाहता हूँ, या मैं आर्ट कोई, या मैं कोई संगीत सीखना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं गाड़ी के इंजन में कोई चीज़ डेवलप करना चाहता हूँ। लेकिन मैं डेंटिस्ट्री खाली, या खाली अकाउंट्स दिन में 9-10 घंटे इस फाइन, लेकिन मैं कभी ब्रेक लेके इसके अलावा भी मेरे कुछ शौक है जो मैं चाहूंगा कि औरतों को जिस तरह पढ़ाई के हवाले से औरतों को चॉइसेस ज़्यादा है, या वो चाहे तो जॉब की तरफ जाने वाली चीज़ें पढ़े, चाहे तो और तरह की पढ़े, मर्द खुद अपने को इजाज़त नहीं कभी देता कि वो इस तरह की चीज़ें पढ़े। अब आके मुआशरे में जैसे हम कहते हैं कि रिजिड डेफिनेशंस मर्दों और औरतों के लिए, औरतें अगर, औरतों का डोमेस्टिक था स्फीयर, घरेलू, मर्दों का था बाहर जाएं काम करके कमा के लेके आए। अगर कोई औरत अब कहे कि मैं भी जॉब करना चाहती हूँ, आजकल कुछ वो इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ की वजह भी है, इसमें किसी की बड़ाई अच्छाई नहीं है, रिक्वायरमेंट ही होगी है कि वो थोड़ा थोड़ा लूजन अप होना शुरू करें, तो औरतों के रोल्स में ज़रा ज़रा स्पेस आई है। अगर मर्द कहे कि मैं छोड़ के और मैं घर में बैठ के एंड आई टेक केयर ऑफ द होम, वो मजाक लगता है। ऐसी चीज आप पता नहीं आपने कभी सुनी है कि नहीं, नहीं सुनने में आती कि मर्द कहे कि मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, मैं नहीं सारी उम्र रिटायरमेंट के बाद करूंगा। रिटायरमेंट के बाद भी अक्सर मर्द जो है वो कुछ ना कुछ और दे ट्रांजिशन इनटू समथिंग एल्स, पैसे कमाने का कुछ ना कुछ लाइन अप करके रखते हैं, कुछ बिजनेस या कुछ उसी लाइन में कोई कंसल्टेंसीज या कुछ। तो उनका ये वाला रोल खत्म होने में नहीं आता, उनको खुद सोचना मुश्किल होता है कि इसके बाद मेरी क्या जिंदगी हो सकती है। मुझे बीच में कुछ अरसा दुबई में रहने का मौका मिला, वहाँ पे इट वाज अमेजिंग मर्दों की जिंदगियाँ देखना, और वो किस तरह से, जैसे मैं लिमिट करने की बात करता हूँ, मुझे वहाँ पे अक्सर अक्सर इस तरह के लोग हैं जो साल में एक दफ़ा छुट्टी उनको मिलती है घर आने की, कई हैं जिनको 2 साल में एक दफ़ा छुट्टी मिलती है, महीने 2 महीने के लिए आते हैं, लेकिन साल 2 साल बाद मेरा ऑलमोस्ट एवरी अदर वीकेंड मेरा चक्कर लगता था। तो जब मैं एयरपोर्ट आता था तो मैं टैक्सी लेता था। तो ये एक दफ़ा की मैं बात आपको छोटा सा वाक्य बताऊं, बड़ा टेलिंग्स है। मैंने 3 4 5 कहानियां इस तरह लोगों की किताब में मुख्तलिफ एंगल से लिखी। ये मुझे छोड़ने आ रहा था तो मैंने पूछ रहा था कि किधर जा रहे घर। मैंने कहते कितनी देर बाद जाते हैं, मैंने कहा रफली महीने में 2 एक चक्कर लग जाते हैं। तो कह रहा था अच्छा मुझे कुछ साल हो गए मैं घर नहीं गया। तो ये वो रेगुलर जॉब वाला नहीं था जिनको सेट छुट्टी मिलती है, इसके अपने उस पे था, टैक्सी किराए पे लेते हैं, 2 दोस्त मिलके 12 12 घंटे चलाते हैं। तो कह रहा था मैं कुछ सालों से नहीं गया। मैंने कहा अच्छा आप तो बहुत दिल करता होगा। कहता है जी करता भी है, लेकिन वो को पिछली दफ़ा इतना अच्छा नहीं गया जब मैं गया। तो अब ज़रा सुने, बीवी कहती है कि तू ना किसी की खुशी में, ना गमी में, ना पैदा होने पे, ना मरने पे, तेरा होना ना होना हमें क्या फर्क पड़ता है, ज्यों आया ज्यों ना आया सानू की फर्क पैंदा है उससे है। तो वो कहता है उसका इस तरह का एटीट्यूड होता था कि तुम हो नहीं हो, हमारे हमारे हमारी जिंदगियों में क्या फर्क पड़ता है। बच्चों को कहता था कि मैंने क्योंकि कमा के यहाँ से भेजता हूँ तो अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं, तो वो अच्छे स्कूलों में पढ़े, तो उनका ज़ाहिर है सोशल सर्कल और तरह का बन गया। अब जब ये जाता है तो ये टैक्सी ड्राइवर है।
तो कहता है मुझे वो एहसास हुआ कि वो मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलवाना चाहते थे, तो मुझे अलहदा रखते थे। जैसे एक शर्मिंदगी सी होती है ना, तो कहता है वो मुझे जिस तरह मुझ पे शर्मिंदा थे। अब उसका मैं रहने का मैं आपको ज़रा सा डिस्क्राइब कर दूँ। 2 बेडरूम का अपार्टमेंट, 6 बिस्तरे, 3 कमरे, 6 बिस्तरे। इसने और इसके दोस्त ने 1 बिस्तरा उनमें से रेंट आउट किया हुआ था। क्योंकि या ये टैक्सी चला रहा होता था या वो, ये माहवार पे टैक्सी होती है तो आप चाहे जितना मर्ज़ी चलाएँ। तो उनको महीने के देने होते हैं आपको सेट पैसे। तो वो 12 घंटे रोज़, वीकेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ज़िंदगी इतनी कॉमन थी, इस तरह की ज़िंदगियाँ। खौफनाक हालात में लोग रहते हैं। और उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है सिवाय इसके कि वो कुर्बानी दे रहे बच्चों के लिए। अब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 6 महीने का बच्चा छोड़ के आए थे और बड़े एक्साइटेड कि जी बहरे या इस तरह कि वो, मैं जा रहा हूँ तो वो 2.5 साल का हुआ होगा बेटा, और वो 2 महीने बाद फिर उसको छोड़ के आएगा और फिर अगली दफ़ा जाएगा तो 4.5 साल का हुआ होगा। ये अब बंदा सोचे कि इसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। सो एक एक जिस तरह हम कहते हैं ना कि सालन बनाना, हांडी बनाना बीवी का, चलो उसका काम हो गया। अब वो एक सालन बनाए कि 3 सालन बनाए, ये अगर 3 बनाती है तो उसकी बहुत मेहरबानी। 1 बनाना उसका फर्ज हो गया, 3 बनाने चलो जी बहुत शुक्रिया। कमा के लाना मर्द की चलो जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वो 4 गुना ज़्यादा कमा के लाता है और आपकी ज़िंदगी आप वो खुशी से एक्सेप्ट करते हैं, तो ये उसका फ़र्ज़ कमाना था। 4 गुना ज़्यादा कमाना फिर उसकी मेहरबानी, उसको शुक्रिया उसका, क्योंकि ये उसकी कुर्बानी है। क्योंकि वो जो ज़िंदगी है जो टैक्सी ड्राइवर की मैं बता रहा हूँ, उसको मैं तो ज़िंदगी पता नहीं कहते हैं कि नहीं कहते, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और ये तो वो बाप हो गए जो घरों से दूर दूर जाते हैं या पैसे कमाने की खातिर। उन उन बापों का क्या जो सिर्फ बच्चों से दूर ही नहीं रहते लेकिन अपनी जान भी जोखों में डालते हैं। उनका 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 क्या होगा? जो जो पुलों पे चढ़ के वो इतना ऊंचा वेल्डिंग कर रहे होते हैं, या चौथी मंजिल की छत पे कंक्रीट फैला रहे होते हैं, या जो वर्दी पहन के कहीं गुंजान बियाबान इलाके में बंदूक पकड़ के सरहदों पे होते हैं, या जो पुलिस में काम करते हैं, या खतरनाक इलाकों में चौकीदारी करते हैं, या हेवी मशीनरी ऑपरेट करते हैं कारखानों में, अदरवाइज जहाँ पे हद से ज़्यादा गैर महफूज सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का कोई नामो निशान नहीं होता, वहाँ पे वो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। ऑयल रिग्स में काम करते हैं, कहाँ कहाँ जाके दूर भी होते हैं और अपनी जान जोखों में डाल के, या उनकी उनकी कुर्बानी को समझना। मुझे उन बच्चों से ख़ास तौर पे कहना है, और मुझे फ़ख्र है कि आजकल उन बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है जो अपने बापों को सिर्फ इज्जत नहीं लेकिन प्यार भी देते हैं। और बेशक उनके बाप को प्यार से बात करना ना आए, उन्होंने कभी सीखा ही ना हो, बेशक उन्हें प्यार मांगना ना आए, लेकिन ये प्यार जो है ये उनका हक है। उनकी कुर्बानी को समझें और उनको प्यार दें। अच्छा, तो मुझे कहा ये क्या था कि आपने 10-15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना बनाए तो अच्छा है, और ये वीडियो तो इस कदर लंबा हो गया, लेकिन बहरहाल इसमें ओवरव्यू है, आगे से देखेंगे कितने लंबे होते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और, इसका पता नहीं हकूक़ के साथ ताल्लुक़ बनता है कि नहीं, लेकिन ये मैंने किताब के आखिर में एक एक ये सेगमेंट ये वाला भी है। मेरा बाकी सारी किताबें अभी तक वो मजहबियत को तोड़ और रूहानियत और इस किस्म की चीज़ों पे रही हैं, मुझसे रहा नहीं गया। रूहानियत और मजहबियत और जेंडर का जो कनेक्शन है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, बरे सग़ीर के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से हमारे यहाँ बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि हमारी दो बिल्कुल पैरेलल साथ साथ चलती हैं हमारी रवायतें, हमारा जो विरसा है। एक हमारा बहुत पुराना रूहानी विरसा है जो हज़ारों साल पुराना चला आ रहा है, वो योगा तंत्रा वगैरह इंडस वैली के ज़माने से, उससे पहले का गॉडेस का, और सारा जो बड़ा ज़मीनी जिस्मानी किस्म का है। और एक हमारा मजहबी सा
जो आसमानी किताबों वाला विरसा है, जो जिसमें वैदिक लिटरेचर आता है, फिर उसमें कुरान है, फिर जो आसमानी मज़ाहिब है, और एक है रूहानियत जिसमें आगे चल के सूफीज़म आती है। अब आप कहें नहीं सूफीज़म तो इधर है कि इधर है, थोड़ा थोड़ा ओवरलैप किया, लेकिन ये तकरीबन अलहदा ये दो तरह की हमारे अंदर की रविश दोनों तरह की है, और इस हद तक स्ट्रांग है दोनों। एक पहले से बहुत स्ट्रांग थी, एक होती चली जा रही है अब, कि ऑलमोस्ट जब मैं सोशल एनालिसिस करूं तो ये स्किज़ोफ्रेनिक जैसे नहीं एग्जिस्टेंस होती है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना, जब आपको हकीकत का पता नहीं लगता कि ये असली हकीकत है कि ये हकीकत है, तो आपको वो सेंस खत्म हो जाता है कि ये रियलिटी है कि ये रियलिटी, वो स्किज़ोफ्रेनिया की स्टेट आ जाती है, साइकोटिक जब हो जाते हैं। हमारी ऑलमोस्ट जो इज्तमाही लेवल पे जब हम मज़हब और रूहानियत की बात करते हैं और उसका जैसे जैसे वो ज़िंदगी में नज़र आता है, हमारी ऑलमोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक स्प्लिट है हमारी साइकी के अंदर, जो मैं उसका अब क्योंकि इन जनरल भी है, लेकिन जेंडर के साथ जो कनेक्शन बनता है, और ख़ास तौर पे मर्दानगी के साथ, और फिर वायलेंस के साथ, और जो फेमिनिन स्पिरिट है, और क्रिएटिविटी के साथ, और तो उसको उसको बहुत मुख्तलिफ है। आसमानी वाले और जिस्मानी ज़मीनी वाले जो जो हमारे दो तरह के विरसे हैं, उनको मैंने सेपरेट आउट करके कॉलम्स बना के साथ साथ रख के बहुत सी डायमेंशंस उसमें, ये वाला जो था विरसा, उसमें क्या था, इस वाले विरसे में क्या है, ताकि हम अलग-अलग देखना तो शुरू करें। ऐसे गडमड होता है हमारे दिमाग में कि लगता है कि हाँ जी ये भी बड़ा अच्छा हमारा, ये भी हमारी शनाख्त है, वो भी हमारी शनाख्त है, लेकिन इतना गडमड हो जाता है दिमाग में कि हम फिर ये हुए कि हम वो हुए, और अक्सर ये कंफ्यूजन नजर आती है, कहते हैं नहीं लेकिन हम तो वो लोग हैं, और वो कहते हैं नहीं हम तो ये लोग हैं। तो ये दोनों विरसे हमारे हैं, और इन दोनों में बहुत ज़्यादा तज़ाद है, इनका अप्रोच बिल्कुल 180 डिग्रीज डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन इसको बहुत सारे डायमेंशंस में मैंने 15-16 अलग-अलग डायमेंशंस में, इस ये वाला क्या कहता है, ये वाला क्या कहता है, ये वाला इसमें ये अप्रोच लेता है, ये लेता है, तो उसको साथ साथ रखा है। वो मैं एक सेशन उसका, अगर आपकी इंटरेस्ट हो तो, वो रिलीजन स्पिरिचुअलिटी पाकिस्तान की, और उसका कनेक्शन जेंडर के साथ क्या बनता है, और मर्दानगी के साथ, लेकिन जेंडर के साथ इन जनरल मुझे लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि उसका कनेक्शन बहुत चीज़ों से, I'll put it out there अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगे। तो ये था मुख्तलिफ एरियाज जो मैं इन 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 कुछ वीडियोस में, पता नहीं 5-6 जितने भी वीडियोस में अल कवर, इसमें से नई चीज़ें हैं, मुख्तलिफ तरह से मैं कह रहा हूँ। आप अगर अव्वल तो अगर अभी आप मेरे साथ हैं इतनी देर बाद भी, तो उनमें से जिन चीज़ों को आपको 2-3 भी पॉइंट्स नए अगर मिलते हैं, तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, उसके बारे में सोचना शुरू करें। बाकी अगर आप 1-2 पॉइंट से 18 पॉइंट से आप एग्री नहीं करते तो बाढ़ में गए, वो आप कहे अच्छा चलो ये वाले नहीं मैं मानता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला इंटरेस्टिंग पॉइंट है या ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 2-3 भी मिलते हैं तो फोकस ऑन दोस। डोंट फोकस ऑन कि ये वाला पार्ट नहीं, मुझे ये तो मैं एग्री नहीं करता, चलो जी बंद करो, ये क्या बकवास है, या ये बंदा जो बात कर रहा है ये नहीं सही लगा, आप उसको सारे को छोड़ें। अगर कोई नई चीज़ मिलती है तो उसको लेके और उसको डेवलप करें। आगे के जो सेशंस हैं वो हम एक एक एरिया पे करेंगे। होपफुली you'll enjoy them. Thank you.